प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित की वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और टिप्स देने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूं कि परीक्षा में जो है कितने कितने अंकों के कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। कि सबसे पहले एक एक अंक वाले जो है वो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 25 प्रश्न जो है वो वास्तव में 5-5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 भाग, इस तरह से 25 जो है वो छोटे प्रश्न बन जाते हैं। ओके। और 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न हैं, 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न हैं, 4-4 अंक वाले 7 और 5-5 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटे 25 क्वेश्चन हैं ये पहले 5 प्रश्नों के 5-5 भाग होंगे, जिनमें से आपको जो है कई MCQs भी मिलेंगे, यानी 4 उत्तरों वाले प्रश्न जिनमें से एक उत्तर ठीक होगा वो छांटना है। खाली स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे, सही मिलान करने वाले प्रश्न होंगे, एक वाक्य में जिनका उत्तर हो वो प्रश्न भी होंगे, और सत्य असत्य वाले प्रश्न भी जो है वो एक एक अंक वाले प्रश्नों में आपको मिलेंगे। अब इन एक एक अंक यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रश्न हैं उसमें आंतरिक चॉइस आपको मिलेगी, विकल्प मिलेंगे। कि जैसे कुछ एक प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो अथवा में होंगे भी, चाहे ऊपर वाला कर दो चाहे नीचे वाला कर दो। वो अथवा वाला क्वेश्चन जो है आपको एक ही यूनिट में से मिलेगा और एक ही कठिनाई स्तर का मिलेगा। इस स्लाइड में मैंने जो बोर्ड की वेबसाइट पर जो ब्लूप्रिंट है उसकी समरी दी हुई है कि उसमें आपको बताया गया है कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। कुल मिलाकर के 7 अंकों के प्रश्न जो है पहले चैप्टर में से पूछे जाएंगे। इसी तरह से मैंने सभी चैप्टर्स के यहाँ पर लिख दिए हैं, और आपको मैं आगे जब प्रत्येक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो हर एक स्लाइड के शुरू में मैं ये बताऊंगा भी कि किस चैप्टर में ये चीज़ें मतलब रिपीट होगी। ओके। अब देखिए कि चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं में से एक प्रश्न 1 अंक का होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। 1 अंक वाला प्रश्न जो है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, 1.2 का प्रश्न नंबर 1 और 1.4 का प्रश्न नंबर 1 है। तो इनमें से 1 अंक का प्रश्न निकलने के चांस होते हैं। और इसी तरह से प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2, 4, 5 और 7, यहाँ से 2 अंक का प्रश्न निकल सकता है। और प्रश्नावली 1.3 के 3 ही प्रश्न हैं, तीनों ज़रूरी हैं। और इसी तरह से ये पूरा उदाहरण सहित करना है प्रश्नावली 1.3 को। तो यहाँ से 4 अंक का प्रश्न जो है निकलने के पूरे चांसेस हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट और विभिन्न बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ। और यूपी बोर्ड में जो मैंने इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से लगभग पेपर जो है इन्हीं में से सेट हो गया था। और लगभग हर बार जो मैं क्वेश्चन बच्चों को बताता हूँ या क्लास में बताता हूँ उनमें से मोस्टली पेपर मिल जाता है। फिर भी हम, क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि ये पेपर 100% आएगा। 100% गारंटी किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे ये प्रश्न आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो आपका विवेक और आपकी जो तैयारी है तो उन प्रश्नों को भी आप तैयार करें जिनको आपका मन बोलता है, ठीक। लेकिन इन प्रश्नों पर जो है आपने ज़्यादा ध्यान देना, मतलब ये ज़रूर करने हैं परीक्षा में बैठने से पहले। ओके। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब
चैप्टर 2 में देखिए बहुपद। इसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। अब 1 अंक का एक प्रश्न तो 2.1 प्रश्नावली में से निकलने के चांस है, जबकि दूसरा 1 अंक का प्रश्न प्रश्नावली 2.2 में से। इसके अलावा प्रश्नावली 2.2 में सिर्फ 2 ही तो प्रश्न है, 2 प्रश्न तो ये और उदाहरण नंबर 6 और 7वां जो 2.2 प्रश्नावली से आगे दिए हुए हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर के 2 अंक का प्रश्न भी निकल आएगा। और 4 अंकों के लिए जो है उदाहरण नंबर 9 और 2.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ में प्रश्न नंबर 4 और उदाहरण नंबर 8 भी आप ज़रूर कर लें। ठीक। अब तीसरा चैप्टर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है ये कुल मिलाकर के 6 अंकों का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे। अब 1-1 अंक वाले एक प्रश्न जो है पेज नंबर 51 पर एक सारणी दी हुई है, उस सारणी के आधार पर होगा। ठीक भाई, यहाँ पर आपसे समीकरण दे करके पूछ लेगा कि इसका जो ग्राफी निरूपण में रेखाएं होती है वो किस तरह से होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है। इस टाइप से जो है मैंने फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन जो करवाए हैं, उसको आप देख लेना। इसके अलावा जो प्रश्न 4 अंक का आएगा उसके लिए जो है वैसे तो कोई विशेष अंदाज़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं इनको थोड़ा सा गौर से पढ़ लेना कि प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्नावली 3.5 का भी प्रश्न नंबर 2 और प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 और ग्राफ ये विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना जो है वो 4 अंकों के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। जो 1-1 अंक वाले 2 प्रश्न हैं वो जो है आपको उदाहरण नंबर 16 और किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकालना, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों की प्रकृति पर आधारित हो सकता है। ठीक, जैसे एक द्विघात समीकरण दे दिया और उसके मूलों की प्रकृति पूछ ली कि इसके मूल कैसे होंगे, भाई बराबर वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे या असमान और वास्तविक होंगे। इस टाइप से जो है मूलों की प्रकृति के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और 5 अंक का प्रश्न जो है वो कोई बड़ा प्रश्न ही बनेगा यहाँ पर, तो वो 4.3 और 4.4 के जो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 4.3 का प्रश्न नंबर 3 से 11 और 4.4 के 3 से 5 प्रश्न जो आपने करने हैं। अब आगे देखिए कि प्रश्न समांतर श्रेणी में ये वैसे काफ़ी आसान चैप्टर है, तो इसमें वैसे तो इम्पोर्टेंट बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो 1-1 अंक वाले प्रश्नों में जो है उदाहरण नंबर 1 है 5.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4, उदाहरण नंबर 3 और 5.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 5.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, यहाँ से आपके 1-1 अंक के 2 प्रश्न निकल जाने चाहिए। और 4 अंक वाला प्रश्न जो है वो 5.3 प्रश्नावली का 5 से आगे और 5.2 प्रश्नावली का 7 से 16 तक मिल जाएगा। अब छठा चैप्टर जो है त्रिभुज, उसमें अगर हम ब्लू प्रिंट को देखें तो उसमें पर एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 4 अंक का दिया हुआ है। 1 अंक वाला प्रश्न जो है वो 6.1 का प्रश्न नंबर 1 और 3, 6.2 का प्रश्न नंबर 1 और 2 और 6.4 का प्रश्न नंबर 8 और 9। और तो इनमें से जो है 1 अंक का प्रश्न निकलने के चांसेस हैं। इसके अलावा 4 अंक वाले प्रश्नों के लिए 6.2 का प्रश्न नंबर 4 और 10 और उदाहरण नंबर 7, उदाहरण 13, 14, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.8
और 6.5 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 9 से 12 ये आप ज़रूर कर लें। प्रश्न नंबर 9 से 12 जो काफ़ी आसान प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, हर एक बच्चे को ज़रूर करने ही है। 7वें चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में जो 1 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, मेरे हिसाब से दूरी सूत्र पे पूछ लेना चाहिए उसको। और इसमें सिंपल 7.1 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उस जैसे से क्वेश्चन आएंगे, और या फिर किसी भी बिंदु की मूल बिंदु यानी 0, 0 से दूरी पूछ लेगा। और 2 और 3 अंक वाले प्रश्नों के लिए जो है मैंने यहाँ पर ये कुछ उदाहरण और सवाल रिकमेंड किए हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उदाहरण नंबर 4 और 5 है। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7वां 10वां है। उदाहरण नंबर 9 7.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, 2, 4 से 7 और 7.3 का प्रश्न नंबर 2 और 3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए कि त्रिकोणमिति में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो चैप्टर है जिसमें से 1 अंक वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपके एनसीईआरटी बुक में जो है जो छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है कि ये जो मैंने इस तरह सर्कल कर रखी है प्रश्नावली है। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 3 है। 8.2 का प्रश्न नंबर 2 और 4, 8.3 का प्रश्न नंबर 1, 8.4 का प्रश्न नंबर 3 और 4। 3 अंक वाले प्रश्नों के लिए जो है 8.3 प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3, 4, 5 यानी 8.3 प्रश्नावली तो यहाँ से पूरी मैंने बता दी आपको। और 8.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 और इसके भाग नंबर 1, 2, 3, इसी तरह से प्रश्न नंबर 3। और 8.5 प्रश्नावली में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 अंक वाला प्रश्न जो है, इसका 5वें प्रश्न में से ही निकलेगा या फिर उदाहरण नंबर 15 आएगा। तो प्रश्न नंबर 5 के 10 पार्ट है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 10 के 10 आप अच्छे से कर लें। फिर भी अगर आपके पास समय कम है तो तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां जो है वो ज़रूर रिवाइज़ कर लें। उदाहरण नंबर 15 भी ज़रूर रिवाइज़ कर लें। यहाँ से आपका 5 नंबर का प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांस निकलने के। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पर देखिए कि जो 1 नंबर वाला प्रश्न है, वैसे तो एनसीईआरटी में यहाँ पे इस चैप्टर में कोई 1 अंक वाले क्वेश्चन दिए हुए नहीं है, फिर भी जैसे 1 अंक वाला प्रश्न जो आपको सिंपल इस तरह से एक समकोण त्रिभुज दी हुई होगी और इसका एक कोण दिया हुआ होगा, वो कोण और एक कोई भी एक भुजा दे करके आपको इसका कर्ण पूछ लेगा, आधार पूछ लेगा, आधार दे करके लंब पूछ लेगा। इस तरह से जो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा उसके लिए जो है 9.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 और उदाहरण नंबर 1 आप देख लें। और 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं उसके लिए प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 6 से 16 तक आप कर लें। और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप पूछो तो प्रश्न नंबर 9, 10, 12, 13 और 16, उदाहरण नंबर 4 और 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब 10वां चैप्टर जो वृत्त है वो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। 10.1 प्रश्नावली में 3 सवाल हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, और इसी तरह से 10.2 प्रश्नावली में 3 सवाल हैं। इन 6 क्वेश्चन में से 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन जो आपके निकल जाने चाहिए। और 4 से लेकर के 12वें क्वेश्चन को छोड़ करके ये प्रश्नावली पूरी होगी, समझ लो 10.2। तो यहाँ से आपका 3 अंक का प्रश्न निकल जाना चाहिए। और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछो तो 4 प्रश्न नंबर 4, 5, 8, 10 और 11 यानी प्रश्नावली 10.2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसके 4, 5, 8, 10, 11। और इस प्रश्नावली के से पहले जो है एक रचना दी 10.2, वो भी 3 नंबर में बहुत इम्पोर्टेंट।
अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं हर एक स्टूडेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इसमें से 5 अंक का प्रश्न आना है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो यहाँ 11वें चैप्टर में 2 ही प्रश्नावलियाँ हैं, एक में 7 क्वेश्चन, एक में 6 क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन है, उसमें से 1 क्वेश्चन आना है। और मोस्टली इसमें से चॉइस आती है कि 2 प्रश्न दिए होंगे, 1 करना है। तो वैसे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रिकमेंड करने की मैं रिकमेंड करता हूँ, फिर भी जो 11.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 से 7 तक जो है एक 5 अंक का प्रश्न पूछ लिया जाना चाहिए। और जिसको ये चैप्टर नहीं आता उन बच्चों के लिए मैंने पहले से वीडियो बना के रखे हुए हैं, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसको भाई ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अब देखिए कि इसमें से एक अंक के 2 प्रश्न, 3 और 4 अंक वाले। तो ये चैप्टर नंबर 12 में 1 अंक वाले जो प्रश्न एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो 12.1 का प्रश्न नंबर 5, 12.2 का 1, 2 और 14वां क्वेश्चन जो 1 अंक का है। और जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका कोई विशेष अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि 12.2 प्रश्नावली का 5वां, 7वां, 13वां, 12.3 का प्रश्न नंबर 1, 4, 9, 10, 12 और 15 है। इसी तरह से जो आपका 13 चैप्टर है इसमें भी थोड़ा सा गैस लगाना मेरे लिए मुश्किल है, कि मैं फिर भी आपको अपने नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ कि 1 अंक वाला क्वेश्चन जो है फार्मूलों पर आधारित होना चाहिए, और 5 अंक वाला प्रश्न जो, वैसे तो इस चैप्टर में सारे ही क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो फिर भी जो है ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का नाम दिए, आगे क्वेश्चन नंबर हैं, ये पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लेना। अब आगे देखिए कि 14वां चैप्टर सांख्यिकी में से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन 1 अंक के होंगे और 1 5 अंक का होगा। अगर पहले 5 अंक की बात करूं तो ये माध्यक और बहुलक पर आधारित प्रश्न होंगे, तो इसमें माध्यक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्नावली 13.1, 13.2 और 13.3 के सभी प्रश्न आपने इसके करने ज़रूरी हैं। 1 अंक वाले प्रश्न जो है इनके फार्मूलों पर आधारित हो सकते हैं, या सिंपल छोटे से डाटा दे देंगे, उस पर माध्यक बहुलक आपसे पूछ लेंगे। ये एक फार्मूला है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेते हैं या इस पर आधारित कोई सवाल पूछ लेते हैं। अब लास्ट में देखिए कि प्रायिकता एक काफ़ी आसान सा चैप्टर आ जाता है जो कि 5 अंक का आएगा। तो 1 अंक वाले इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो 15.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, 4 और 5 है। इनमें से 1 अंक का प्रश्न जो है वो आ जाएगा। और आगे देखिए कि 2 अंक वाले 2 प्रश्न जो है उसके लिए वैसे तो प्रश्नावली पूरी कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर भी प्रश्न नंबर 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 और 24 जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लें। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में पूरी हेल्प करेंगे, तो इनको भी आप अच्छे से करना। इसके अलावा जो भी आपकी तैयारी है, आपने जो क्वेश्चन पहले कर रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना। तो आप सभी बच्चों के लिए परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आपका पेपर बहुत अच्छा बने और आपके बहुत अच्छे अंक आए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।